हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 को बेटा आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हमें डिस्कशन करना है बेटा, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बेटा सेक्शन है आपका 10, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से बेटा मेरी बात समझोगे। बेटा पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पहले मुझे बताओ, ये समझने के लिए ना बेटा मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा चेक का। ठीक है, चेक के केस में बेटा पेयर ड्रॉई कौन होता है बेटा? बैंक होता है। तो पेमेंट को बैंक जो पेमेंट करता है बेटा कस्टमर को, बैंक उस पेमेंट को इन ड्यू कोर्स कब माना जाएगा? तो मैंने क्या कहा बेटा, चेक के केस में पेमेंट कौन करता है बेटा? बैंक करता है, बैंक ड्रॉई होता है। तो जो पेमेंट बैंक पेई को करेगा, ठीक है, उस पेमेंट को इन ड्यू कोर्स कब माना जाएगा बेटा? 5 शर्तें हैं, 5 शर्तें पूरी होंगी तभी बेटा उसको पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। सुनना बेटा ध्यान से, पेमेंट इन ड्यू कोर्स बेटा सेक्शन 10। एग्जाम्पल से बेटा समझने की कोशिश करते हैं, और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं किसका? चेक का। लो आओ बेटा समझते हैं बेटे। देखो बेटा, ए है, बैंक है, ठीक है, और बेटा ये है बी। ठीक है बेटा, ए है ड्रॉर जिसने चेक बनाया है, बैंक है ड्रॉई जिसको उस चेक के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, और बी है पेई जिसको बैंक उस चेक की पेमेंट करेगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से बेटा, ये जो ए था ना, इसने बी को एक चेक दिया, ए ने बी को एक चेक दिया, ड्रॉन ऑन एसबीआई, यानी ड्रॉई बेटा कौन सा बैंक है? एसबीआई। ये है आपका एसबीआई, ये आपका एसबीआई है। बात समझ आई बेटा? ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। ये जो चेक ए ने बी को दिया था ना, ये 1 जैन को दिया था। ए ने बी को ये चेक 1 जैन को दिया था, और बेटा ये चेक ना पोस्ट डेटेड था। क्या था बेटा? पोस्ट डेटेड। ये चेक आपका पोस्ट डेटेड चेक था। पोस्ट डेटेड मतलब बेटा, दिया ए ने बी को ये 1 जैन को था, लेकिन इस पे जो डेट डली थी ना बेटा, वो डली थी 10th जैन। मतलब बी इस चेक के अगेंस्ट पैसा 10 जैन से पहले विड्रॉ नहीं कर सकता बेटा। बात समझ आई बेटे? ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, इसका मतलब ना बेटा, एक तरीके से ना ए ने बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दी है, एक तरीके से बेटा ए ने बैंक को क्या दी है? एक इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन दी है? पे से ₹1 लाख का चेक है बेटा, पे ₹1 लाख टू बी फ्रॉम माई अकाउंट ऑन और आफ्टर कौन सी डेट से पहले नहीं विड्रॉ कर सकता बेटा? 10 जैन। तो मैंने एक तरीके से बेटा, मैं ए हूं, मैंने बैंक को यह इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपए बी को दे दिए जाएं, लेकिन 10 तारीख या उसके बाद, लेकिन 10 तारीख या उसके बाद। बात समझ आई बेटा? अच्छा, अब बेटा हुआ क्या? सुनो, अब हुआ क्या बेटा, बी ने चेक के ऊपर पड़ी हुई डेट नहीं देखी। बी ने रियलाइज नहीं करा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, और उसने बेटा बैंक में ये चेक करवा दिया डिपॉजिट। उसने ये बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया ऑन 1 जैन।
और बेटा बैंक ने क्या करा, बैंक ने उसके अकाउंट को बेटा क्रेडिट कर दिया, अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹1,00,000। बेटा बैंक ने उसके अकाउंट को क्या कर दिया, 1,00,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। बात बताओ बेटा, जो मैंने कहा वो समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने उसके अकाउंट को 1,00,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब बेटा मैंने जो इंस्ट्रक्शन बैंक को दिया था ना कि मेरे अकाउंट में से बी को 1,00,000 रुपए दिए जाएं 10 तारीख या उसके बाद, बैंक ने मेरी उस इंस्ट्रक्शन को नहीं माना, बैंक ने मेरे डायरेक्शंस को नहीं माना। बात समझ आई बेटा? ऐसे केस में बेटा बैंक ने जो पेमेंट करी है ना उसे इन ड्यू कोर्स माना नहीं जाएगा। तो दिस पेमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स इसे माना नहीं जाएगा बच्चे। बेटा एक बात याद रखना, अगर मैंने बैंक को कोई इंस्ट्रक्शंस दी है ना बेटा, तो बेटा बैंक इज लायबल टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। बैंक का ये ड्यूटी बनती है कि बेटा वो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, और अगर बैंक मेरी दी गई इंस्ट्रक्शंस को, मेरी दी गई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, तो बेटा कहा जाएगा कि बैंक ने जो पेमेंट करी है दैट इज नॉट इन ड्यू कोर्स, और उसके लिए बेटा इस बैंक को लायबल ठहराया जाएगा। वो खैर अभी बात की बात है बेटे। बात समझ आई बेटा? मैं एक और बेटा आपको इसका एग्जाम्पल दे सकता हूं। बेटा अज्यूम करो मैंने बच्चे बी को एक चेक दिया, बेटा मैंने बी को ना एक चेक दिया, ठीक है बेटा, ये चेक ना क्रॉस्ड चेक है, कॉपी कर लो पहले। मैंने बी को एक चेक दिया और ये चेक क्रॉस चेक है, ठीक है बेटा। तो ए ने बच्चे बी के ऊपर एक चेक, ए ने बी को एक चेक दिया जो कि बेटा क्रॉस चेक है। बेटा शायद आपको ना आइडिया हो, वैसे मैं आपसे ना इसी लेक्चर में बेटा क्रॉस चेक के बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मेरी एक बात सुनो बेटा, ए ने बी को एक चेक दिया जो कि क्या है बेटा क्रॉस्ड। बेटा क्रॉस्ड में क्या होता है, ये आपका चेक है, क्रॉस्ड में ना दो लाइनें, बेटा वैसे क्रॉसिंग काफ़ी तरह की होती है, वो भी पढ़ेंगे हम। चेक के कॉर्नर में ये बेटा दो पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं, ठीक है। इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा वो मैं बताना चाहूंगा आपको। इसे हम क्रॉसिंग कहते हैं, क्रॉसिंग ऑफ अ चेक, क्रॉसिंग। इसका बेटा सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मैंने बी को कोई चेक दिया है ना विच इज क्रॉस्ड, तो बेटा उसका सिग्निफिकेंस पता है क्या है, बी इस चेक को बैंक के पास लेके जाएगा, मेरे बैंक के पास। और बेटा एक बात याद रखना, मेरी बात सुनना जो मैं कहूंगा बेटा, बी इस चेक के अगेंस्ट ना पैसा कैश विड्रॉ नहीं कर सकता है बेटा। क्रॉसिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इस चेक में जो पैसा अमाउंट स्टेटेड है ना वो आपके अकाउंट में आती है, आपको ओवर द काउंटर कैश नहीं दिया जाएगा बेटा। हां अगर ये क्रॉस्ड नहीं है, बेयरर है, तो बेटा उस केस में ना आपको ओवर द काउंटर कैश दे दिया जाएगा, ठीक है। बैंक आपको ओवर द काउंटर क्या दे देगा, कैश। लेकिन जब क्रॉसिंग होती है तो बेटा क्रॉसिंग जिस चेक में है ना वहां पर बैंक आपको ओवर द काउंटर कैश नहीं दे सकता है बेटा। बैंक को वो पैसा आपके अकाउंट में ही क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बेटा जो अमाउंट है ना, अमाउंट is credited in, amount is to be credited directly in Mr. B's account,
तो ये अमाउंट जो है ये बेटा सीधे बी के अकाउंट में क्रेडिट होगी। बी को ओवर द काउंटर कैश नहीं मिल सकता बेटा इस चेक के अगेंस्ट। अब बेटा हुआ क्या, बी गया मेरे बैंक के पास, उसने इस क्रॉसिंग पे ध्यान नहीं दिया। बी मेरे बैंक के पास गया, ठीक है, चेक लेके, और बेटा बैंक ने क्या करा, बैंक ने उसको ओवर द काउंटर क्या दे दिया, कैश, उसे कैश दे दिया ओवर द काउंटर। तो बैंक ने उसे इस चेक के अगेंस्ट क्या दे दिया, कैश ओवर द काउंटर। जबकि बेटा एक बार बताओ, मैंने क्रॉसिंग करके बैंक को क्या डायरेक्शन दी थी बेटा, पैसा कैश में नहीं देना है बी को ओवर द काउंटर, बल्कि ये पैसा बी के अकाउंट में जाएगा, ना कि कैश दिया जाएगा उसको। लेकिन बेटा बैंक ने तो कैश दे दिया, इसका मतलब बैंक ने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करा। तो इसका मतलब देयरफॉर बैंक हैज नॉट फॉलोड instructions given by A. Therefore, payment made by bank is not in due course. Payment made by bank is not in due course. तो बेटा एक बात याद रखना, अगर मैंने बैंक को कोई, मैं ड्रॉर हूं बेटा, अगर मैंने बैंक को कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो बैंक का बेटा फर्ज बनता है कि वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। अगर बैंक उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता है तो बेटा याद रखना उस केस में ए लायबल नहीं होगा, बैंक को लायबल माना जाएगा, पेमेंट को ड्यू कोर्स में माना नहीं जाएगा। कौन लायबल होगा बेटा, बैंक लायबल होगा इसके लिए। सब बताओ बेटा, क्लियर हुआ? तो बेटा अगर मैं एक बार पढ़ूं ना ये सेक्शन 10, तो वो कहता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स कब मानी जाएगी। पहला, पेमेंट इज मेड एज पर एपरेंट टेनर। बेटा एपरेंट टेनर होता है मतलब एज पर डायरेक्शंस गिवन बाय ड्रॉर। तो बेटा सुनो, तो पहली शर्त क्या आ गई बेटे, पेमेंट इन ड्यू कोर्स की पहली शर्त क्या आ जाती है बेटा, पहली शर्त आ जाती है पेमेंट must be made, payment must be made as per apparent tenor। apparent tenor का मतलब बेटा क्या हुआ, that is as per directions given by drawer, that is as per directions oblique instructions given by drawer। तो याद रखना पेमेंट मस्ट बी मेड एज पर डायरेक्शंस गिवन बाय ड्रॉर। तो अगर बैंक ड्रॉर की इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानता है तो बेटा पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं मानी जाएगी और बैंक उस पेमेंट के लिए बेटा क्या होगा, लायबल होगा। पहला पॉइंट समझ आया बेटा। दो एग्जांपल दिया आपको, एक क्रॉसिंग का, ठीक है, और एक पोस्ट डेटेड चेक का। तो लिखना चाहो तो बेटा यहां पर लिख लो। एग्जाम्पल में मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए बेटा। एक तो मैंने पहला एग्जाम्पल तो दिया पोस्ट डेटेड चेक का, और बेटा दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको कौन सा दिया, क्रॉस्ड चेक का। समझ आया बेटा सबको? ये पहला हो गया, ठीक है। अच्छा आओ दूसरा देखते हैं बेटा। दूसरा है पेमेंट को ड्यू कोर्स में तब माना जाएगा व्हेन पेमेंट इज मेड इन गुड फेथ। मतलब बेटा अज्यूम करो, मतलब इसमें खास कोई बेटा डिस्कशन वाली बात नहीं है। अज्यूम करो, ध्यान से सुनना। अज्यूम करना बेटा, मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक चेक था बेटा, ठीक है। यहाँ चलो मैं थोड़ा सा आपको ना एग्जाम्पल बना के बताता हूँ, देखना आप।
सेकंड है बेटा पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ, पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ, पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ। बेटा अब हुआ क्या, ये देखो, मैंने क्या करा बच्चे, मैंने एक चेक दिया, बेरर चेक है बेटा, बी को दिया। मैंने बी को पैसा देना था, बी ने कहा यार अकाउंट पे ही चेक मत दे, क्रॉस चेक मत दे, बेरर दे दे। तो मैंने बी को दे दिया बेरर चेक, बेरर चेक दे दिया मैंने 1 लाख रुपए का। ठीक है बेटा, हुआ क्या, बी से ये चेक ना बेटा खो गया कहीं, चेक लॉस्ट। बी से ये चेक बेटा खो गया। ठीक है, उसका बेटा ये चेक मिला सी को। ठीक है, चेक लॉस्ट, चेक फाउंड बाय सी, उसे मिला ये चेक सी को, खोया हुआ चेक मिल गया सी को। सी ने देखा अरे 1 लाख रुपए का चेक है, वो भी बेयरर। वो गया बेटा बैंक के पास, मेरे बैंक के पास, मेरे बैंक के पास, और उसने बेटा ये पैसा बैंक से क्या करवा लिया, विड्रॉ। आपको पता है बेटा बेयरर चेक तो जिसके पास है वो इस चेक के अगेंस्ट पैसा क्या कर सकता है, विड्रॉ। तो बैंक पेज द मनी टू सी, बैंक पेज द मनी टू सी। लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, तो एक बात तो क्लियर है, जो पेमेंट बी को जानी चाहिए थी बेटा, वो पेमेंट किसको गई, सी को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या इस पेमेंट के लिए बैंक लायबल होगा या नहीं, क्या इस पेमेंट के लिए बैंक लायबल होगा या नहीं। तो बेटा 2 बातें हैं, अगर तो बैंक ने ये पेमेंट सी को करी है गुड फेथ में, मतलब विदाउट नोइंग दैट ही इज द होल्डर ऑफ द चेक, गुड फेथ में पेमेंट करी है बेटा, तो उस केस में तो बैंक लायबल नहीं होगा बेटा। लेकिन अगर बैंक को पता था कि ये चेक का होल्डर नहीं है, बी चेक का होल्डर है, और उसके बावजूद बैंक ने सी को पेमेंट करी, तो बेटा सी को लायबल बैंक को लायबल माना जाएगा। तो याद रखना, पेमेंट इन ड्यू कोर्स तभी मानी जाएगी जब बैंक ने वो पेमेंट बेटे गुड फेथ में करी है। ठीक है, अगर गुड फेथ में नहीं करी है तो उसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना नहीं जाएगा और बैंक लायबल होगा। बात समझ आई बेटा। अच्छा, एक और बेटा बात आती है इसमें, अभी पेमेंट इन ड्यू कोर्स में बचे, देखो पेमेंट इज मेड विदाउट नेग्लिजेंस। अब ये भी देखना बेटा, अब लॉ कहता है पेमेंट मस्ट बी मेड विदाउट नेग्लिजेंस। मतलब बैंक को पेमेंट करते समय बहुत केयरफुल रहना है, नेग्लिजेंट नहीं होना है। अगर बैंक नेग्लिजेंट हुआ तो याद रखना उस बैंक को बेटा लायबल ठहराया जाएगा। तो पेमेंट करते समय बहुत सतर्कता बरतनी है बेटा, नेग्लिजेंट एटीट्यूड नहीं रखना है। जैसे बेटा बात समझो, ए और बी, ठीक है, और ये है बेटा ए का बैंक। बेटा हुआ क्या, ध्यान से सुनना, हुआ क्या, ये जो बी है ना बेटा, ये ए का सन है, ये ए सन है बेटा। कहीं से एक दिन बी के हाथ ए की चेकबुक लग गई। ठीक है, बी ने क्या करा, एक चेक फाड़ा, उस पे करा बी का ए का जाली दस्तखत। तो
बैंक ने बैंक के पास बी ने एक चेक प्रेजेंट किया, बी प्रेजेंट्स अ चेक विद बैंक और इस चेक पे बेटा क्या था, बियरिंग एज फॉर्ज्ड सिग्नेचर, बियरिंग एज फॉर्ज्ड सिग्नेचर। बेटा इस पे ए का जाली दस्तखत था, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, बैंक ने सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं करा। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई भी चेक बैंक के पास आता है ना, तो बेटा बैंक की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में देख के ए के सिग्नेचर को जो उनके कंप्यूटर में है और जो चेक पे है, उन दोनों सिग्नेचर्स को आपस में क्रॉस वेरीफाई करें। बेटा अगर वो सिग्नेचर वेरीफाई होता है, टैली होता है, तभी बेटा इस चेक के अगेंस्ट पेमेंट बी को करी जा सकती है, नहीं तो बेटा पेमेंट नहीं करी जा सकती। तो बैंक का ये फर्ज बनता है कि वो बेटा इस सिग्नेचर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो सिग्नेचर है ए का, उससे वेरीफाई करे। लेकिन बेटा बैंक ने सिग्नेचर वेरीफाई नहीं करी और बैंक ने बी को क्या कर दी बेटा, पेमेंट कर दी। पेमेंट मेड टू बी अगेंस्ट चेक। तो बेटा याद रखना, उसने सिग्नेचर वेरीफाई नहीं करा, विदाउट वेरीफाइंग ए सिग्नेचर, तो बेटा इसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स माना नहीं जा सकता, क्योंकि बैंक नेग्लिजेंस किया है, बैंक ने केयरलेसनेस है, दिस इज ऑन द पार्ट ऑफ बैंक। तो यहां पर इस पेमेंट को पेमेंट नॉट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट नॉट इन due course, since bank must have verified the signature। बेटा बैंक की ये ड्यूटी बनती थी कि वो बी को पेमेंट करने से पहले सिग्नेचर को क्या कर ले, वेरीफाई, लेकिन बैंक ने वेरीफाई नहीं करा, तो दिस इज नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ बैंक, दिस इज नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ बैंक, और बेटा इसके लिए बैंक को लायबल माना जाएगा। समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। तो बेटा 3 शर्तें करी हमने। अगर बैंक ने ड्रॉर की इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना, गुड फेथ में पेमेंट नहीं करी है, नेग्लिजेंस बढ़ता है, तो पेमेंट को ड्यू कोर्स में माना नहीं जाएगा। अच्छा 2 सिंपल सी बेटा शर्तें और हैं। पेमेंट इज मेड टू द पर्सन हु इज इन द पोजेशन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा हमने 3 शर्तें अभी तक हमने पढ़ ली हैं। पहली बात, बैंक जो पेमेंट कर रहा है वो ड्रॉर की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करेगा, गुड फेथ में करेगा, नेग्लिजेंस नहीं बरतेगा। चौथा, पेमेंट उसी को करनी है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट का बेटा क्या है, पोजेशन है। तो याद रखना, पेमेंट सिर्फ उसी को करनी है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है, ठीक है। और चौथा, पेमेंट बेटा सिर्फ और सिर्फ मनी टर्म्स में करनी है, मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए। तो ये 5 शर्तें बेटे अगर सेटिस्फाई होती हैं तो उस पेमेंट को हम इन ड्यू कोर्स कह सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी बेटा सेक्शन 18 सिंपल सा है, वेयर अमाउंट इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर्स एंड वर्ड्स। If the amount undertaken or ordered to be paid is stated differently in figures and in words, the amount stated in words shall be the amount undertaken or ordered to be paid। ये बेटा सुनना जरा, लॉजिकल बात है, आपको बेटा समझ आएगी। ये देखो बेटे, सेक्शन 18 बिल्कुल लॉजिकल, ये देखो,
बेटा ये एक चेक है, ये एक चेक है, ये चेक ए ने बेटा इशू किया है बी को, ठीक है। इस चेक पे बेटा यहां पर तो डेट आ गई, ठीक है, यहां पर आ गया 2, उसने लिख दिया टू मिस्टर बी, ठीक है। यहां पर आता है बेटा अमाउंट इन वर्ड्स, तो इन वर्ड्स आ गया 1 लाख ओनली, ठीक है। और यहां पर आता है बेटा अमाउंट इन फिगर्स, तो बेटा फिगर्स में कितना अमाउंट था, 1 लाख, 1 लाख, ये लो बेटा 1 लाख, 4 5, बात समझ आई। और नीचे बेटा ए ने कर दिया अपना सिग्नेचर, बात समझ आई। अब बेटा बी ने क्या करा, बी ने ना शातिरपने से बेटे 1 लाख के आगे 1 0 और लगा दिया बेटा, तो कितना हो गया ये 10 लाख। तो अब बेटा प्रॉब्लम क्या हो गई, आप फिगर को तो ऑल्टर कर सकते हो बेटा, ये है अमाउंट इन फिगर्स और ये है बेटा अमाउंट इन वर्ड्स, तो आप बेटा फिगर को तो ऑल्टर कर सकते हो, आप वर्ड को कैसे ऑल्टर करोगे काटा पीटी करे बिना। तो मैं ये बेटा कितना हो गया, 1 लाख की जगह 10 लाख हो गया ना, तो मैं 1 को काट के 10 थोड़ी ना कर सकता हूं बेटा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता ना, बात समझ आई बेटा। तो आप किसको ऑल्टर कर सकते हो, आप फिगर को तो ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन आप वर्ड्स को ऑल्टर कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा अगर अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर्स आपस में मैच नहीं करती ना, जो यहां पर है बेटा, वर्ड्स में लिखा हुआ है 1 लाख, फिगर के हिसाब से 10 लाख, तो कौन सा वाला माना जाएगा बेटा, वर्ड्स वाला माना जाएगा। बिल्कुल लॉजिकल है, क्यों वर्ड्स वाला क्यों माना जाएगा, क्योंकि बेटा वर्ड्स ऑल्टर नहीं हो सकते, फिगर ऑल्टर हो सकती हैं लेकिन वर्ड्स ऑल्टर नहीं हो सकते बेटा। तो उन्होंने कहा हम फिगर वाला नहीं मानेंगे क्योंकि फिगर में ऑल्ट्रेशन पॉसिबल है, हम वर्ड्स वाला मानेंगे क्योंकि इसमें ऑल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। बताओ बेटा समझ आया, सेक्शन 18 छोटा सा था, ठीक है। चलो अब बेटा आता है अगला मीनिंग एंड पर्पस ऑफ क्रॉसिंग। तो बेटा क्रॉसिंग का मैंने थोड़ा सा मतलब तो आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था बेटा। क्रॉसिंग मीन्स अ डायरेक्शन गिवन बाय द ड्रॉअर ऑफ द चेक टू द ड्रॉई बैंक नॉट टू पे द चेक एट द काउंटर ऑफ द बैंक बट टू पे टू द पर्सन हु प्रेजेंट्स इट थ्रू द बैंक। मेरी बात सुनो बेटा, क्रॉसिंग में बेटा जब आप चेक को क्रॉस करते हो ना, तो आप यानी ड्रॉअर बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देता है। क्या इंस्ट्रक्शन बेटा, कि इस चेक का पैसा ओवर द काउंटर कैश में पे नहीं किया जाएगा, बल्कि इस चेक का पैसा सीधे उस पर्सन के अकाउंट में जाएगा जिस पर्सन को बेटा यह चेक दिया जा रहा है। तो मैंने क्या कहा बेटा, क्रॉसिंग व्हाट इज क्रॉसिंग बेटा, क्रॉसिंग में ना जो ड्रॉअर है मतलब जो चेक दे रहा है बेटा, वो बैंक को यानी ड्रॉई को, जो ड्रॉअर है वो बैंक को क्या दे रहा है बेटा, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ड्रॉअर बैंक को क्या दे रहा है बेटा, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। क्या इंस्ट्रक्शन, कि इस चेक का पैसा आप ओवर द काउंटर पे नहीं करोगे, बल्कि इस चेक का पैसा आप सीधे उस पर्सन के अकाउंट में क्या करोगे, क्रेडिट, जिसको ये चेक दिया गया है, क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ पेई। आप सीधे इस चेक का पैसा पेई के अकाउंट में क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ओवर द काउंटर
आप इस चेक की पेमेंट कैश में नहीं करोगे। ये एक डायरेक्शन है जो बेटा ड्रॉर किसको देता है, बैंक को देता है बेटा। और मैं आपको एक बात बताऊं, बेनिफिट्स बेटा, क्रॉसिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों बेटा क्रॉसिंग करी जाती है, बेनिफिट्स बेटा क्या है बेटा। एक ही बेनिफिट है इसका, और सबसे बड़ा क्या बेटा, बेनिफिट क्रॉसिंग का ये होता है कि पेमेंट किसको करी गई है ना, आप बेटा 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल 10 साल बाद भी ट्रेस करना चाहोगे ना, आप कर सकते हो। क्योंकि जब बेटा पेई के अकाउंट में पैसा जाता है ना, तो बेटा पेई का नाम आपके बेटा बैंक पासबुक में, बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करता है। तो बेटा अगर क्रॉसिंग करी गई है ना, तो चेक को ट्रेस करना इजी होता है। ट्रेस करना मतलब किसको वो पेमेंट करी गई है, अगर आप साल 2 साल 3 साल बाद भी देखना चाहोगे तो आप पता कर सकते हो बेटा। लेकिन अगर ओवर द काउंटर कैश में पेमेंट करी गई है ना पेई को, तो बेटा आप चाह के भी ये पता नहीं कर पाओगे कि ये पेमेंट किसको करी गई है, क्योंकि पेई का नाम बेटा वहां पर मेंशन्ड, बैंक स्टेटमेंट में मेंशन नहीं होता है। तो अगर आप पेमेंट क्रॉस चेक के थ्रू करते हो तो आप पेई को ट्रेस कर सकते हो, आप ये पता लगा सकते हो कि ये पेमेंट किसको करी गई है। कुछ टाइम बाद भी पता करना चाहोगे ना बेटा, पता चलेगा। लेकिन अगर आप क्रॉस नहीं करते उस चेक को, तो बेटा आप किसको पेमेंट करी गई है वो आप जिंदगी भर बेटा ट्रेस नहीं कर पाओगे। आप पता ही नहीं कर पाओगे ये पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए गया तो किसके खाते में गया, आप बेटा ट्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर क्रॉस चेक है तो बेटा पेई का नाम मेंशन्ड होता है, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये पेमेंट मैंने मिस्टर बी को करी है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर क्रॉस चेक नहीं है, पेई का नाम मेंशन नहीं होगा, और नाम मेंशन नहीं है, तो बेटा आप चाह के भी उस पेमेंट को ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये बेटा आपके क्रॉसिंग का क्या है, बेनिफिट। समझ आया बच्चे? अब हम करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। चलो आओ मेरे साथ साथ। क्रॉसिंग मेक्स इट पॉसिबल टू ट्रेस द पेमेंट टू whom द पेमेंट हैज बीन मेड, thus इट मेक्स द चेक सेफ। सब बताओ बेटा, समझ आया ये वाला केस सबको? चलो बेटा अब करेंगे हम टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। क्रॉसिंग कितने तरह की है बेटा? क्रॉसिंग 4 तरह की होती है। जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग और अकाउंट पे क्रॉसिंग। चलो हेडिंग लिखो बेटा मेरे साथ साथ, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। बेटा क्रॉसिंग कितने तरह की हैं? क्रॉसिंग बेटा 4 तरह की हैं। एक है जनरल क्रॉसिंग, एक है स्पेशल क्रॉसिंग, एक है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग और एक है आपकी अकाउंट पे क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग बच्चे आपकी टोटल 4 तरह की हैं, जनरल, स्पेशल, नॉट नेगोशिएबल और अकाउंट पे। ध्यान से बेटा इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको बेटा समझने हैं। तो बच्चे इसमें सबसे पहली क्रॉसिंग हमारे पास कौन सी है? जनरल क्रॉसिंग। सबसे पहले बेटा जनरल क्रॉसिंग लिखो बेटे हेडिंग।
पढ़े बेटा एक बार, आओ देखो बेटा जनरल क्रॉसिंग क्या है। द चेक मस्ट कंटेन 2 पैरेलल लाइंस। तो बेटा चेक के कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में आपको 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है, दैट इज जनरल क्रॉसिंग। द चेक मस्ट बी पेड ओनली टू अ बैंकर। तो बेटा ये ना मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रॉसिंग है बेटा। इसमें क्या किया जाता है, चेक के कॉर्नर में बेटा, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में 2 पैरेलल लाइंस बना दी जाती हैं बेटा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जनरल क्रॉसिंग। कई बार बेटा जनरल क्रॉसिंग ना ऐसे भी करी जाती है, हम 2 पैरेलल लाइंस बना के बीच में वर्ड्स बेटा एंड को लिख देते हैं। मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बेटा एंड को का, ठीक है। एंड को अगर लिखा हुआ है दैट अमाउंट्स टू जनरल क्रॉसिंग। एंड को वर्ड्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बच्चे, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, जनरल क्रॉसिंग। और बेटा जब जनरल क्रॉसिंग होती है ना, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रॉसिंग है बेटा। तो यहां पर आप बैंक को डायरेक्शन दे रहे हो, ध्यान से सुनना, यहां पर आप बैंक को डायरेक्शन दे रहे हो कि पैसा ओवर द काउंटर पे नहीं करना है, बल्कि अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू पेज बैंक अकाउंट। जो अमाउंट है वो पे के बैंक अकाउंट में क्या कर दिया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए, ठीक है। सुनना, और मैं एक वर्ड आगे लिख रहा हूं बेटा, एनी का बेटा मतलब क्या है, उसका खाता जिस मर्जी अकाउंट में हो ना, उसका खाता जिस मर्जी बैंक में हो, जिस मर्जी में बेटा, HDFC, ICICI, भाई मैंने तो उसे चेक दे दिया SBI का, तो मैंने अपने SBI बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये पैसा पेई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका खाता HDFC में हो, उसका खाता ICICI में हो, उसका खाता एक्सिस बैंक में हो, उसका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, जिस मर्जी में PNB में हो उसका खाता, फर्क नहीं पड़ता। आप उसके बैंक अकाउंट में ये पैसा जमा करवा देना, जिस मर्जी बैंक में उसका खाता हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बस उसके बैंक अकाउंट में ये पैसा जमा करवा देना। ओवर द काउंटर मत देना उसको पैसा, बल्कि उसके बैंक अकाउंट में जमा करवाना। कौन से बैंक में खाता है उससे फर्क नहीं पड़ता, जिस बैंक में भी उसका खाता है उसमें पैसा ट्रांसफर करवा देना। बात समझ आई बेटा, दिस इज जनरल क्रॉसिंग। अब बेटा अगर बात करूं व्हाट इज स्पेशल क्रॉसिंग, ध्यान से बेटा डिफरेंस आपको समझ आएगा। स्पेशल क्रॉसिंग, बेटा स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, डिफरेंस समझना बेटा। वही कॉर्नर में बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर में 2 पैरेलल लाइंस बनाई जाएंगी और बीच में लिख दिया जाएगा जैसे HDFC। अब सुनो बेटा, डिफरेंस समझो। पहली बात तो बेटा ओवर द काउंटर तो पेमेंट होगी नहीं, पैसा कहां पर जाएगा, पेई के बैंक अकाउंट में। अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू पेज बैंक अकाउंट। बेटा अब आती है बात, अब सुनो बेटा अब जो पेई है ना, अमीर आदमी बेटा बहुत है, 5 बैंक में खाते हैं उसके, HDFC में भी खाता है, ICICI में खाता है, एक्सिस में खाता है, PNB में खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, तो काफी सारे बैंक में उसके खाते हैं बेटा। अब सुनो, मैंने बेटा अपने SBI बैंक को, मेरा बैंक है SBI, मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शन क्या दिया, ये पैसा उसके सिर्फ और सिर्फ HDFC वाले बैंक के खाते में डालना, ICICI, एक्सिस, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और किसी खाते में उसका यह पैसा नहीं डालना है। सिर्फ और सिर्फ यह पैसा उसके HDFC खाते में ही जाएगा जो HDFC बैंक के पास है। तो बेटा जनरल और
स्पेशल क्रॉसिंग में क्या डिफरेंस आया? जनरल क्रॉसिंग में आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये पैसा उसके खाते में जाएगा, कौन से बैंक के खाते में वो आपने स्पेसिफाई नहीं करा था, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में आपने स्पेसिफिकली एसबीआई को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये पैसा उसके कौन से खाते में जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी वाले खाते में ये पैसा जाएगा। दिस इज नोन एज स्पेशल क्रॉसिंग। बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? पक्का? अब बेटा थर्ड सुनो ध्यान से। अब थर्ड क्या आती है बेटे? थर्ड आती है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। बेटा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग थोड़ी सी सुनना बेटा। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। बेटा आप ना यहां पर नॉट नेगोशिएबल का मतलब बेटा वो मत समझना। नेगोशिएबल का मतलब मैंने बताया था ट्रांसफरेबल, तो नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये मत समझना ट्रांसफरेबल नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। यहां पर नॉट नेगोशिएबल का वो मतलब नहीं है बेटा। कई बार क्या होता है, आपके चेक के कॉर्नर में ना 2 लाइंस बना के लिख दिया जाता है नॉट नेगोशिएबल, तो इसका मतलब नॉट ट्रांसफरेबल नहीं होता है बेटा। क्या मतलब होता है मैं आपको एक बार बताता हूं बेटा। बच्चे पता है होता क्या है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बेटा डेफिनेशन बताई थी और मैंने कहा था कि अगर आपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में एंड फॉर कंसिडरेशन, तो आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टाइटल आता है बेटा। ऑल्दो ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है, लेकिन आपके पास वैलिड टाइटल आएगा प्रोवाइडेड गुड फेथ में एक्वायर किया है एंड फॉर कंसिडरेशन एक्वायर किया है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा। तो नॉट नेगोशिएबल का क्या मतलब हुआ बेटा? नॉट नेगोशिएबल का मतलब हुआ कि आपने ऑल्दो गुड फेथ में एक्वायर किया, आपने ऑल्दो फॉर कंसिडरेशन एक्वायर किया, लेकिन अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है ना, तो आपका भी टाइटल क्या होगा? डिफेक्टिव ही होगा। तो वैसे बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अगर आपने गुड फेथ में एक्वायर किया है, फॉर कंसिडरेशन एक्वायर किया है, तो आपके पास बेटा वैलिड टाइटल आता है, ऑल्दो ट्रांसफरर का टाइटल बेटा डिफेक्टिव है। तो नॉट नेगोशिएबल इसका रिवर्स हो गया कि अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है और आपने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया ऑल्दो फॉर गुड फेथ, ऑल्दो बेटा फॉर कंसिडरेशन, फिर भी आपका टाइटल डिफेक्टिव ही रहेगा। तो बेटा यहां पर ना टाइटल ऑफ ट्रांसफरी इज डिफेक्टिव although acquired in good faith and for consideration, although acquired in good faith and for consideration। तो याद रखना, अगर आपने वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल लिख दिए ना, तो याद रखना, सुनो बेटा, मैं ए हूं, मैंने बी को चेक दिया, उसके ऊपर लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कर दी मैंने। अब बेटा बी से वो चेक हो गया, सी के पास आ गया। सुनना मेरी बात, मैं या चलो तो मैं थोड़ा सा ऐसे अज्यूम करूं, बी का जो टाइटल था वो सपोज बेटा डिफेक्टिव था। देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैंने कहा ए है, बी है, सी है, डी है। अब ये देखो बेटा, ए ने बी को इशू करा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो बी ने तो टाइटल एक्वायर कर लिया, सी ने बेटा बी से चोरी कर लिया, तो बेटा सी का टाइटल क्या हो गया? डिफेक्टिव। सी का टाइटल डिफेक्टिव हो गया। अब डी ने सी से एक्वायर करा, मतलब सी ने डी को इशू करा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
तो याद रखना, क्योंकि उसके ऊपर नॉट नेगोशिएबल की क्रॉसिंग है, तो डी का जो टाइटल है वो भी बेटा डिफेक्टिव टाइटल ही होगा, ऑल्दो उसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। तो सी जिसका टाइटल डिफेक्टिव था उसने इश्यू करा डी को, तो डी का भी टाइटल क्या होगा? डिफेक्टिव, अगर उस चेक के ऊपर क्रॉसिंग हो रखी है नॉट नेगोशिएबल। ऑल्दो बेटा डी ने गुड फेथ में एक्वायर किया है एंड फॉर कंसिडरेशन एक्वायर किया है। बात समझ आई बेटा? यानी पता है बेटा, नॉट नेगोशिएबल कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाली कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा? अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है गुड फेथ में एंड फॉर कंसिडरेशन, तो आपके पास वैलिड टाइटल आता है। लेकिन इस केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं होगी। मतलब आपने अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है उस पर्सन से जिसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो याद रखना आपका भी टाइटल डिफेक्टिव होगा, ऑल्दो आपने गुड फेथ में एक्वायर किया है, बोनाफाइड एक्वायर किया है एंड फॉर कंसिडरेशन एक्वायर किया है। और बेटा इसमें फोर्थ तरह की क्रॉसिंग जो हमारे पास आती है वो भी बेटा काफी करी जाती है, अकाउंट पेई क्रॉसिंग। मैं आपको बताता हूं बेटा, देखो यहां पर बेटा दो लाइंस बनाई जाती हैं और उसमें लिख दिया जाता है अकाउंट पे। तो आप अंदर भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो अकाउंट पे। अब बेटा इसका अकाउंट पे का रेलेवेंस पता है क्या है बेटा? इस चेक का ना बेटा एंडोर्समेंट नहीं हो सकता, एंडोर्समेंट पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि आपने ना बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ बेटा पेई के खाते में जाएगा। तो पेई अगर आगे चाहे भी इस चेक को किसी को एंडोर्स करना वो नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक को आपने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि इस चेक का पैसा सिर्फ और सिर्फ पेई के खाते में जाएगा। तो आप इसे एक तरह से बेटा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट भी कह सकते हो। आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पेई के राइट को, रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इस चेक का पैसा सिर्फ और सिर्फ किसको देना है? पेई को देना है और किसी को भी नहीं देना है। तो पेई चाहे भी तो बेटा इस चेक को आगे एंडोर्स नहीं कर सकता है। यह बेटा आपकी अकाउंट पे क्रॉसिंग। तो मेरे ख्याल से बच्चे चारों तरह की क्रॉसिंग्स बेटा क्लियर हुई हैं। कॉपी कर लो बच्चे। ठीक है बेटा। तो बेटा ये कुछ स्पेसिमेंस आपको दे रखे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग के, स्पेसिमेन ऑफ जनरल क्रॉसिंग। वैसे जनरली बेटा दो पैरेलल लाइंस ही होती हैं इसमें, लेकिन आप चाहो तो पैरेलल लाइंस के बीच में बेटा एंड कंपनी भी लिख सकते हो, लेकिन उसका बेटा कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। स्पेसिमेन ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग के केस में बेटा बैंक का नाम लिखना जरूरी है, तो दो पैरेलल लाइंस बना के बीच में बैंक का नाम लिख देना। अच्छा, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में दो पैरेलल लाइंस बना के बीच में नॉट नेगोशिएबल लिख दो, या एंड कंपनी नॉट नेगोशिएबल, या नॉट नेगोशिएबल एंड कंपनी, या पैरेलल लाइंस के नीचे लिख दो, जैसे मर्जी बेटा। बाकी अकाउंट पे क्रॉसिंग में भी बेटे दो पैरेलल लाइंस बना के आप बीच में लिख सकते हो अकाउंट पे ओनली, अकाउंट पे, जैसे मर्जी लिख लो बेटे। पहले मुझे बताओ बेटा समझ आई बात? चलो बेटा बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सबको बेटा इस लेक्चर में जितनी चीजें हमने डिस्कस करी क्लियर हुई? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।